Hey guys, this is Shruti Sancheti here and welcome back to my YouTube channel. इंडिया में अगर एवरेज नंबर ऑफ डॉक्टर्स देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ 86 डॉक्टर्स हैं। अगर नर्सेज देखा जाए तो इंडिया में ऑन एन एवरेज 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ 172 नर्सेज हैं। तो इंडिया में इतनी डॉक्टर की शॉर्टेजेस है क्यों, ये जानने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डॉक्टर्स बनते कैसे हैं। डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 11th-12th में अपन को सब्जेक्ट चूज करवाते हैं। जैसे कि ऑप्शंस रहता है अपने पास कॉमर्स, मैथ्स और साइंस। तो सबसे पहले साइंस चूज करना पड़ता है। साइंस स्ट्रीम में टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एक ऑप्शनल रहता है और एक इंग्लिश। ये पांचों सब्जेक्ट 11th-12th में पढ़ना पड़ता है। 12th के बाद जो बच्चे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उनको नीट एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। एक तरीके का एंट्रेंस एग्जाम होता है एक मेडिकल कॉलेज में सीट पाने के लिए। नीट एग्जाम देने के लिए मिनिमम 12th में 50% आना चाहिए। नीट एग्जाम में जितना ज्यादा अच्छा स्कोर होगा मेडिकल कॉलेजेस में सीट उतनी इजीली मिल जाएगी, और जितना खराब या कम स्कोर होगा उतना ही मेडिकल कॉलेजेस में सीट पाने में मुश्किल होगी। और इसका रीजन ये है कि जो सीट्स है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। इंडिया में हर साल 15 से 16 लाख स्टूडेंट्स नीट एग्जाम देते हैं। उसमें से सिर्फ 7 या 8 लाख स्टूडेंट्स ही एक्चुअली इस नीट एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। और इन 7 से 8 लाख स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 90,000 सीट्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस को मिलाकर। जिनका नीट एग्जाम में ज्यादा अच्छा स्कोर होता है उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है, और जिनका थोड़ा कम अच्छा होता है उनको प्राइवेट कॉलेजेस में। लेकिन सिर्फ 90,000 सीट्स ही अवेलेबल है। कॉलेज में सीट्स मिलने के बाद बच्चों को MBBS करना पड़ता है, जो कि एक 6 साल का कोर्स है। MBBS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS एक तरीके का प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है या फिर एक मेडिकल डिग्री है। MBBS की डिग्री कंपलसरी होती है डॉक्टर्स बनने के लिए। जैसे कि मैं अभी बताई कि इस 15 से 16 लाख बच्चे नीट एग्जाम देते हैं, सिर्फ 8 लाख स्टूडेंट्स क्लियर कर पाते हैं, और सीट्स कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 88,000 या 90,000। तो जिन जिन बच्चों को एडमिशन मिल जाता है MBBS करने के लिए कॉलेजेस में, वो इंडिया में ही कर लेते हैं। और जिन बच्चों को इंडिया में MBBS के लिए सीट्स नहीं मिलती, उनके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो किसी फॉरेन कंट्री में जाके MBBS की डिग्री कर लें, या फिर MBBS के बदले मेडिकल स्ट्रीम में ही कोई और डिग्री को कर लें। MBBS के अलावा स्टूडेंट्स के पास ये सारे भी ऑप्शंस होते हैं। जिन स्टूडेंट्स को इंडिया में मेडिकल सीट्स नहीं मिलती, वो स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज जैसे कि यूक्रेन, रशिया, किर्गिस्तान, फिलीपींस, चाइना जैसी कंट्रीज में जाकर अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जब रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तब जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस लेके आई इंडिया में ऑपरेशन गंगा के थ्रू। न्यूज़ रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया कि ऑलमोस्ट 18,000 इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में थे, जिनको लाया गया वापस इंडिया से ऑलमोस्ट हर साल 25,000 स्टूडेंट्स बाहर कंट्रीज में जाते हैं MBBS करने की, जिसमें से 60% यानी कि 25,000 का 60% 15,000 स्टूडेंट्स तो चाइना से ही MBBS कर रहे हैं, और जो बाकी के हैं 10,000 वो अलग अलग कंट्री में जाके MBBS कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स का फॉरेन कंट्री में जाकर MBBS करने के बहुत सारे रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 तो ये है कि इंडिया में मेडिकल सीट्स जो अवेलेबल है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। चाइना में ऑलमोस्ट 2,86,000 मेडिकल सीट्स अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 88,000 to 90,000 सीट्स ही अवेलेबल है। इंडिया में टोटल 88,000 मेडिकल सीट्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस को मिलाकर देखा जाए तो, जिसका 40% सीट्स यानी कि 35,000 सीट्स अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है, और बची हुई 60% सीट्स यानी कि 53,000 सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में होती है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस होती है वो सब्सिडाइज्ड होती है, मतलब वो फीस बहुत कम होती है। अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट कॉलेजेस में 1 साल की जो फीस होती है MBBS डिग्री की वो होती है 40,000। तो 6 साल की देखा जाएगा तो 2,40,000 रुपीज़ हो जाएगी। उसमें मैं 1,60,000 एक्स्ट्रा मान रही हूँ छोटे मोटे एक्सपेंसेस, जैसे कि कभी घर में अपने जा रहे हैं, आने जाने का खर्चा हो गया, या फिर बुक्स का, या फिर मेस का, या फिर स्कूल बैग ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, छोटे मोटे जो खर्चे आ जाएंगे वो 1,60,000 मान रही हूँ 6 साल का ओवरऑल। तो देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर MBBS करते हैं तो मैक्सिमम 4 लाख का खर्चा आता है। और वही अगर प्राइवेट कॉलेजेस में देखा जाए तो उसमें फिर एक बाइफर्केशन होता है।
एक होता है गवर्नमेंट कोटा सीट और दूसरा होता है मैनेजमेंट कोटा सीट। गवर्नमेंट कोटा की जो सीट्स होती है वो मैनेजमेंट कोटा सीट्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम कॉस्टली रहती है। मतलब जो जिन बच्चों को गवर्नमेंट कोटा वाली सीट्स मिल जाती है प्राइवेट कॉलेजेस में, उनको कम फीस देना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली 45 से 50 लाख रुपीज़ पूरी MBBS डिग्री करने के लिए 50 लाख तक का खर्चा आता है। लेकिन जो बच्चे मैनेजमेंट कोटा सीट के थ्रू MBBS करते हैं उनका खर्चा 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का आ जाता है। ये गवर्नमेंट कोटा सीट्स इसलिए थोड़ी कम कॉस्टली है क्योंकि जो मैनेजमेंट कोटा के जो बच्चे होते हैं वो देखा जाए तो क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं इनको, इनके हिस्से की भी कुछ जो फीस होती है वो यही बच्चे पे करते हैं। ये सीट्स उन बच्चों के लिए रिजर्व कर दी जाती है प्राइवेट कॉलेजेस में जिनका नीट स्कोर अच्छा था लेकिन उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाया क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स कम थी। तो ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट कोटा सीट्स होती है प्राइवेट कॉलेजेस में। इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में देखा जाए तो गवर्नमेंट कोटा में ऑलमोस्ट 33,000 सीट्स अवेलेबल है और मैनेजमेंट कोटा में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20,000 सीट्स अवेलेबल है। जो NRIs है यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो लोग अगर इंडिया में आके MBBS करते हैं तो उनके लिए तो MBBS की डिग्री और भी ज़्यादा कॉस्टली है। NRIs से जो फीस चार्ज करी जाती है वो है अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक की। जो ये NRIs लोग की जो सीट्स है और जो मैनेजमेंट कोटा होता है प्राइवेट कॉलेजेस में वो तो इतना कॉस्टली है कि इंडिया के सिर्फ टॉप 5% लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। अभी 7 मार्च को ही अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ट्वीट किए थे कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट कोटा सीट्स है उनकी फीस बराबर कर दी जाएगी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस के जितनी। तो चांसेस अभी है कि जो मैनेजमेंट कोटा सीट्स है प्राइवेट कॉलेजेस में उनकी फीस बढ़ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट कोटा सीट्स होती है और जो मैनेजमेंट कोटा सीट्स होती है, गवर्नमेंट कोटा सीट्स जो होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली कम होती है एज कम्पेयर टू मैनेजमेंट कोटा सीट्स, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा सीट्स वाले जो बच्चे होते हैं वो ही क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं ये गवर्नमेंट कोटा सीट्स वाले बच्चों को। मतलब इनके हिस्से की कुछ फीस इन्हीं बच्चों से वसूला जाता है एक्स्ट्रा फीस चार्ज करके, और तभी ये जो गवर्नमेंट कोटा सीट्स वाले बच्चे होते हैं उनको कम फीस देनी पड़ती है। तो रीजन नंबर 1 तो क्लियर है कि बच्चे फॉरेन कंट्री में जाके MBBS इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में जो सीट्स है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है और फॉरेन कंट्रीज में जो मेडिकल सीट्स है वो ईजिली अवेलेबल है। इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स का फॉरेन कंट्रीज में जाके MBBS करने का रीज़न नंबर 2 ये भी है कि जो फॉरेन कंट्रीज में MBBS करना इंडिया के कंपैरिजन में चीप है। अगर फॉरेन कंट्रीज में जाके कोई MBBS करता है तो अप्रॉक्सीमेटली 6 साल की फीस आती है मैक्स टू मैक्स 50 लाख तक, जिसमें कॉलेज की फीस, वहाँ का रहने का खर्चा और बुक्स कॉपीज, और हर साल अगर वो ट्रैवल करके वापस आ रहा है इंडिया में अपनी फैमिली से मिलने के लिए तो ये सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं 50 लाख के अंदर। तो देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स 50 लाख रुपीज़ लगता है फॉरेन कंट्रीज में जाके MBBS करने के लिए। इंडिया में जो मेडिकल एजुकेशन है वो इतनी कॉस्टली इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है वो बहुत कॉस्टली होते हैं और वो इंडिया इम्पोर्ट करती है दूसरी कंट्री से। इंडिया में वो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाए नहीं जाते हैं, जिसके कारण इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा रहती है उन इक्विपमेंट्स के ऊपर, जिसके कारण बच्चों की फीस भी बढ़ जाती है। इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स का फॉरेन कंट्रीज़ में जाके MBBS करने का एक रीज़न यह भी है कि यूक्रेन जैसी कंट्रीज़ में MBBS की डिग्री के लिए कोई डोनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर नीट एग्ज़ाम में अगर कम स्कोर भी आया है तब भी कोई डोनेशन नहीं लगता। यूक्रेन में कॉलेजेस में सीट पाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बस यही है कि 12th में मिनिमम 50% आना चाहिए, उसमें नीट के स्कोर मैटर नहीं करते चाहे कितने भी लोग क्यों ना रहे। इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में जाकर MBBS इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो यूक्रेन की MBBS की डिग्री है वो ग्लोबली ऑलमोस्ट हर कंट्री में रिकॉग्नाइज की जाती है। मतलब यूक्रेन में जाकर अगर कोई स्टूडेंट MBBS की डिग्री कंप्लीट करता है तो ऑलमोस्ट हर कंट्रीज में उसे डॉक्टर माना जाएगा। इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन जैसी छोटी छोटी कंट्रीज में जाकर MBBS करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यूक्रेन की जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो इंग्लिश है, जिसके कारण इंडिया के जो स्टूडेंट्स जो थोड़े बहुत इंग्लिश बैकग्राउंड से है उनके लिए वहाँ जाकर एडजस्ट करना थोड़ा इजी होता है। यूक्रेन के कॉलेजेस में यूरोपियन क्रेडिट सिस्टम चलता है, मतलब अगर MBBS की डिग्री के दौरान यानी कि वो 6 साल का जो कोर्स है उस बीच में अगर स्टूडेंट्स चाहे तो अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं। मतलब पहला 2 साल किसी और कॉलेज में कर लिए, फिर तीसरा साल किसी और कॉलेज में, फिर चौथा साल किसी और कॉलेज में। तो इंडियन स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो हर साल अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं अगर चाहे तो। यूक्रेन में यूक्रेन की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 4.4 करोड़ है और वहाँ पे ऑलमोस्ट 25 मेडिकल कॉलेजेस हैं। मतलब ऑन एवरेज देखा जाए तो एक कॉलेज में अप्रॉक्सीमेटली 1.7 लाख पीपल अगर हर कोई MBBS करे तो पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देखा जाए तो मेडिकल सीट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है।
और वहीं अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन और टोटल इंडिया में 2021 के डेटा के हिसाब से 596 मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो एवरेज निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 2,18,000 स्टूडेंट्स के लिए एक मेडिकल कॉलेज, इसलिए इंडिया में मेडिकल सीट्स पाना थोड़ा सा टफ है। जो स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री में MBBS की डिग्री करके वापस इंडिया आते हैं, उनको इंडिया में आने के बाद एक टेस्ट या फिर एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है FMG, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर एग्जाम। इंडिया में आने के बाद उन बच्चों को FMG टेस्ट क्लियर करना पड़ता है और FMG टेस्ट क्लियर करने के बाद ही उन फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स को लाइसेंस मिलता है और अलाउ किया जाता है कि वो इंडिया में अब प्रैक्टिस कर सकें एज अ डॉक्टर। ये FMG एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक बार दिसंबर में और एक बार जून में। ये FMG टेस्ट देने के पहले फॉरेन से जो बच्चे आए रहते हैं MBBS करके, उनको कोचिंग वगैरह भी लेना पड़ता है FMG एग्जाम के लिए, और वो कोचिंग की फीस अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख रुपए आती है और ये उस 50 लाख में इंक्लूडेड है। जो मैं बताई थी ना कि फॉरेन कंट्रीज में 50 लाख रुपीज लगता है मैक्सिमम MBBS करने का, तो उस 50 लाख में मैं ये सब जोड़ के बताई हूँ कि 50 लाख लगता है। ये FMG एग्जाम क्लियर कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स फॉरेन से MBBS करके आते हैं और फिर जब वो FMG एग्जाम देते हैं तो उनमें से सिर्फ 14 to 20% बच्चे ही इस FMG एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। ये इतना डिफिकल्ट होता है। और जो स्टूडेंट्स FMG को क्लियर कर लेते हैं उनको फिर 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है इंडिया में और फिर वो फाइनली डॉक्टर्स बन जाते हैं और उनको अलाउ कर दिया जाता है कि वो इंडिया में अपना मेडिकल प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सके। अभी फिलहाल जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो अपना MBBS इंडिया में ही किए हैं, उनको FMG टेस्ट नहीं देना पड़ता। उनका जैसे ही MBBS कंप्लीट होता है वो लोग ऑटोमेटिकली डॉक्टर्स बन जाते हैं। लेकिन अगर उनके लिए भी कंपलसरी कर दिया जाएगा FMG स्क्रीनिंग टेस्ट, उनको भी बहुत मुश्किल लगेगा ये FMG स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि ये सच में बहुत डिफिकल्ट होता है। मेडिकल कॉलेजेस का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में वो ऑलमोस्ट सेम है। थोड़े पुअर क्वालिटी के मेडिकल कॉलेजेस फॉरेन कंट्रीज में भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स है वो अच्छे से रिसर्च नहीं करते या कोई अनएथिकल कंसल्टेंट की बातों में आकर फॉरेन कंट्रीज के किसी पुअर क्वालिटी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं और जब फिर वो वापस इंडिया आते हैं उस कॉलेज से पास आउट होकर, तो फिर वो FMG टेस्ट को क्लियर ही नहीं कर पाते और बार बार फेल होते रहते हैं और फिर एंड में वो अपना करियर स्विच कर लेते हैं MBBS से किसी और में। 2023 से एक कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स जो इंडिया से MBBS करें और इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स जो फॉरेन कंट्री से MBBS किए हैं, अब ये दोनों के लिए ही एक कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो MBBS करने के बाद इन दोनों ही स्टूडेंट्स को क्लियर करना पड़ेगा। उस टेस्ट का नाम होगा नेक्स्ट का फुल फॉर्म होगा नेशनल एग्जिट टेस्ट। और ऐसा बोला जा रहा है ये जो नेक्स्ट नाम का एग्जाम होगा वो FMG से भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा और फॉरेन कंट्रीज से जो बच्चे MBBS करके आ रहे हैं उनको अब FMG टेस्ट नहीं देना पड़ेगा और FMG को रिप्लेस कर दिया जाएगा नेक्स्ट एग्जाम से। और ये नेक्स्ट एग्जाम दोनों देंगे, जो इंडिया से जो बच्चे MBBS कर रहे हैं उनको भी देना पड़ेगा लाइसेंस पाने के लिए, और जो फॉरेन कंट्रीज से MBBS करके आ रहे हैं उन बच्चों को भी ये नेक्स्ट वाला एग्जाम देना पड़ेगा लाइसेंस पाने के लिए। देखा जाए तो एक कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। बहुत सारे लोग तो ये भी चाहते हैं कि जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में MBBS करें उनके लिए ऐसा कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट मत करवाया जाए, क्योंकि इंडिया के ही बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है। और कुछ लोग इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा तो बहुत सारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे इंडियन मेडिकल कॉलेजेस जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है उनका पर्दाफाश हो जाएगा, उनकी पूरी पोल खुल जाएगी। जब स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में जाके MBBS करते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ जो रुपीज है वो दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये भी है कि जब बच्चे FMG टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उनको इंडिया में लाइसेंस तो मिलता नहीं है मेडिकल प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का, तो फिर उन बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता और फिर वो दूसरे कंट्री में जाके ही सेटल हो जाते हैं और वहीं डॉक्टर बन के काम करते हैं, क्योंकि यूक्रेन की जो MBBS की डिग्री है वो ऑलमोस्ट हर जगह एक्सेप्टेबल है। तो देखा जाए तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलना चाहिए था उसका भी लॉस हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये FMG एग्जाम इसलिए टफ लगता है क्योंकि जब बच्चे फॉरेन कंट्री से MBBS करके आते हैं तो फॉरेन कंट्रीज में मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश होता है, तो जो बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड से ही है उनके लिए तो वहाँ एडजस्ट कर पाना बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन इंडिया के जो बच्चे जो इंग्लिश बैकग्राउंड से उतना नहीं है उनके लिए वहाँ जाके एडजस्ट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जो उनकी लर्निंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है क्योंकि वहाँ जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है या फिर जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो तो इंग्लिश होता है कम्प्लीटली, इसलिए उनको एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है जिसके कारण उनकी पढ़ाई में थोड़ा सा इफेक्ट आता है। वैसे FMG एग्जाम को जानबूझकर इतना टफ बनाया जाता है ताकि जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स
जो फॉरेन के कॉलेजेस से एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करके वापस इंडिया आ रहे हैं वो क्लियर मत कर पाए, क्योंकि अगर फॉरेन स्टूडेंट्स इजीली आके एफएमजी क्लियर कर लेंगे तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जाके एमबीबीएस करना ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे और उनको लगेगा कि अरे जब एफएमजी क्लियर करना इतना इजी है तो बाहर कंट्री से ही जाके एमबीबीएस कर लेते हैं, ये इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस की इतनी ज़्यादा फीस देने का क्या मतलब होगा। इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा में 50 लाख से 1 करोड़ तक का खर्चा करने से अच्छा है किसी फॉरेन कंट्री में जाओ और वहीं से एमबीबीएस करके आ जाओ, और एफएमजी एग्जाम तो इतना इजी कि कोई भी क्लियर कर लेगा। तो ऐसा ना हो इसीलिए एफएमजी एग्जाम को इतना टफ बनाया गया है। इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो मेजरली पॉलिटिशियंस या फिर बहुत जो इन्फ्लुएंशियल पीपल्स होते हैं उन्हीं के होते हैं। जैसे कि वो मूवी में दिखाया गया था शिवाजी द बॉस में, वो आदि शेषन नाम का एक पॉलिटिशियन रहता है जिसका एक मेडिकल कॉलेज रहता है और वो एक स्टूडेंट से 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की फीस लेता है। वो एकदम सही दिखाया गया था। सेम सिचुएशन है अपने इंडिया में। अगर एफएमजी एग्जाम इजी हो जाएगा तो सारे बच्चे फॉरेन कंट्रीज में ही एमबीबीएस की डिग्री कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली कम है, तो डॉक्टर बन जाएंगे और इंडियन मेडिकल कॉलेजेस का जितना भी बिजनेस है वो सारा खराब हो जाएगा। और इसीलिए ये एफएमजी एग्जाम को इतना टफ रखा गया है ताकि बच्चों को डिस्करेज किया जाए कि वो फॉरेन कंट्रीज से एमबीबीएस ना करे और इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से ही एमबीबीएस करे। फॉरेन कंट्रीज में एमबीबीएस करने का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि फॉरेन कंट्रीज में जो मीडियम ऑफ एजुकेशन रहता है वो तो इंग्लिश रहता है, लेकिन जब क्लिनिकल एक्सपोजर की बारी आती है, बोला जाए तो जब बच्चे एक्चुअल हॉस्पिटल्स में जाके काम करते हैं फॉरेन कंट्रीज के, तो वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं, फॉरेन कंट्रीज के जो लोग होते हैं, उनको कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश नहीं आती, लोग इंग्लिश नहीं बोलते, तो उस समय स्टूडेंट्स को जो क्लिनिकल एक्सपोजर मिलना चाहिए वो उतना अच्छे से नहीं मिल पाता है। एक डिसएडवांटेज ये भी है फॉरेन कंट्रीज में एमबीबीएस करने का कि जगह के हिसाब से डिजीज अलग अलग होती है। हर कंट्री का जो एटमॉस्फेयर या फिर वेदर होता है वो डिफरेंट होता है, तो हो सकता है जो डिजीज फॉरेन कंट्रीज में कॉमन हो वो अपने इंडिया में ना हो और जो चीज़ वहाँ नहीं है वो इंडिया में हो। जब स्टूडेंट्स फॉरेन से मेडिकल डिग्री कंप्लीट करके आते हैं तो इंडिया की डिजीज को समझ पाना या फिर यहाँ के लोगों को ट्रीट कर पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार। इसी कारण अपने इंडिया का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो इतना कॉस्टली होता है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए खर्चा इतना ज़्यादा है कि स्टूडेंट्स जब इतना खर्चा करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए तो अल्टीमेटली उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने घर वालों की तरफ। तो जब वो इतना खर्चा किए हैं तो उतना कमाएंगे भी तो सही अपने प्रोफेशन से, इसलिए डॉक्टर्स की फीस इतनी ज़्यादा रहती है। ऐसा बोलते हैं ना कि अगर एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो मिनिमम 10 या 20,000 का खर्चा तो होना ही होना है, तो वो ऐसा करेंगे ही, क्योंकि जब वो डॉक्टर बने तो इतना खर्चा किए तो अल्टीमेटली वो पेशेंट से ही तो वसूलेंगे, क्योंकि उनके एजुकेशन में इतना खर्चा हुआ, ऊपर से उनको इतना पढ़ना भी पड़ा। तो अगर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको अपन को सस्ता करना है तो उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही होगा कि जो मेडिकल एजुकेशन है उसको थोड़ी कम कॉस्टली की जाए या उसको थोड़ी चीप बनाया जाए। अगर मेडिकल एजुकेशन को इंडिया में सस्ता करना है तो उसका एक सॉल्यूशन ये भी है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स अपन दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए, वो इक्विपमेंट्स इंडिया में ही बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, जो इम्पोर्ट ड्यूटी अपन दे रहे हैं वो नहीं देना पड़ेगा, जिसके कारण जो ओवरऑल कॉस्ट है उस मशीन्स की वो थोड़ी कम रहेगी और फिर बच्चों से फीस भी थोड़ी कम ली जाएगी, इसके कारण जो मेडिकल एजुकेशन है वो थोड़ा सा सस्ता होगा। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को स्टार्ट करना चाहिए, जो गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए वो बढ़ जाएगी और मेडिकल एजुकेशन थोड़ी सस्ती हो जाएगी। शुरुआत में गवर्नमेंट को एक खर्चा होगा, लेकिन ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और इसका रिटर्न बहुत लंबे समय तक मिलेगा। ओवरऑल पूरी कंट्री को फायदा होगा लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो, क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स कम पैसा खर्चा करके डॉक्टर्स बनेंगे तो अल्टीमेटली वो बाकी पेशेंट से भी थोड़ा कम पैसा ही चार्ज करेंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स का इतना ज़्यादा पैसा तो लगा ही नहीं है डॉक्टर्स बनने के लिए, तो उनके ऊपर भी कोई ऐसा प्रेशर नहीं होगा ना कि अरे मैं अपने घर वालों से इतना पैसा ली हूँ या लिया हूँ तो उनको रिटर्न भी करना है, उनको कमा के उतना देना भी है। नंबर ऑफ डॉक्टर्स इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट 3 लेवल ऑफ प्रैक्टिशनर्स बना सकती है। पहला स्पेशलिस्ट जो सिर्फ सर्जरीज और जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं वही करेंगे। दूसरे बेसिक डॉक्टर्स जो सर्जरीज वगैरह तो नहीं करेंगे लेकिन डिजीज को आइडेंटिफाई करके मेडिसिन दे सकते हैं। तीसरे बेसिक मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर जो कि रिमोट एरियाज या फिर विलेज एरियाज में जाके लोगों को ट्रीट कर सके, जो उनकी छोटी छोटी बीमारियां होती है उनको ट्रीट कर सके। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया में ही लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है, टोटल 596, और चाइना में देखा जाए तो सिर्फ 520 मेडिकल कॉलेजेस हैं। इतने ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस होने के बावजूद भी इंडिया में मेडिकल सीट्स की कमी है, क्योंकि 2019 तक जो मेडिकल एजुकेशन के रेगुलेटर थे वो थे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा ही रन किया जा रहा था। मतलब जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स थे वो डॉक्टर्स ही थे। उनका मेन मोटिव ये नहीं था कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स इंक्रीज करना है, उनका मेन मोटिव था क्वालिटी में फोकस करना। वो लोग क्वालिटी में ज़्यादा फोकस किए। उनका यही मानना था कि सीट्स लिमिटेड होनी चाहिए ताकि जो एकदम
टॉप लेवल के बच्चे हैं उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिले डॉक्टर्स बनने की। 2019 के बाद जो मेडिकल एजुकेशन के रेगुलेटर है वो है नेशनल मेडिकल कमीशन। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो भी खत्म करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।